नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्प में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप और हाजिर हूं लेकर जुलाई के महीने का राशिफल सिंह राशि सिंह लग्न वालों के लिए। जानेंगे कि क्या ग्रह नक्षत्रों में बदलाव आ रहा है, उससे आपके जीवन के किस क्षेत्र पर असर पड़ सकता है, क्या रेमेडी आदि हम कर सकते हैं। देखिए, सीधा आते हैं आपकी कुंडली पर। अगर हम आपकी कुंडली को देखते हैं तो लग्न में प्रथम भाव में सिंह राशि में शुक्र और मंगल गोचर कर रहे हैं आपके। पर ये जो शुक्र मंगल आपको यहाँ दिखते हैं, ये महीने की शुरुआत से नहीं रहेंगे। मंगल यहाँ पर 20 तारीख के बाद आएंगे और शुक्र यहाँ 17 तारीख के बाद आएंगे। इससे पहले वो कुंडली के 12वें भाव में कर्क राशि में रहेंगे, मंगल भी और शुक्र भी। मंगल यहाँ पर कर्क राशि में नीच के होते हैं। इसके साथ केतु आपके चतुर्थ भाव में वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं। गुरु सप्तम भाव में कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। शनि महाराज छठे भाव में और मकर राशि में आपके गोचर कर रहे हैं। यहाँ पर ये आपका छठा भाव है और यहाँ पर शनि महाराज गोचर कर रहे हैं और जो कि वक्री हैं। अब ये 10 नंबर इसलिए लिखा है क्योंकि काल पुरुष की 10वीं राशि मकर है। मकर राशि में भाव ये छठा ही है। जैसे कि पहला भाव है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा भाव है। ठीक इसी तरह 7वां भाव है, 11वीं राशि कुंभ है, उसमें जो है गुरु वक्री होकर गोचर कर रहे हैं। अष्टम भाव में, नवम भाव में कोई ग्रह नहीं है। 10म भाव में राहु काल पुरुष की दूसरी राशि वृषभ में गोचर कर रहे हैं और एकादश भाव में बुध और सूर्य हैं। बुध यहाँ लगभग पूरे महीने रहेंगे और सूर्य 16 तारीख तक है। 16 तारीख को चेंज कर जाएंगे। 16 तारीख को हमारी कर्क संक्रांति है, वो द्वादश भाव में 12वें भाव में आ जाएंगे। तो ये तो रही ग्रहों की स्थिति। अब इसके रिजल्ट के ऊपर बात करते हैं। तो सबसे पहले लग्नेश को ले लेते हैं। लग्नेश जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके स्वयं सूर्य भगवान हैं, उनकी स्थिति 16 तारीख तक एकादश भाव में है। लग्नेश का एकादश भाव में रहना और बुध आदित्य योग बनाना उसी एकादश भाव के स्वामी के साथ बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। तो आप कह सकते हो अगर किसी की सूर्य बुध की दशा चल रही है तो आप बहुत बड़े धन की प्राप्ति, कोई बड़ा अवार्ड मिलना, आपकी कोई अगर नौकरी ढूंढ रहे हैं तो नौकरी का मिल जाना, पद प्राप्ति हो जाना, पोस्ट पोजीशन बढ़ जाना, समाज में स्थिति का सुधार हो जाना, ये सब हो सकता है। इसकी संभावना है उन लोगों की जिनकी कुंडली में बुध या सूर्य की दशा महादशा है और बुध सूर्य जो है बहुत अच्छी पोजीशन पर है। यहां से बुध और सूर्य की दृष्टि पंचम भाव पर भी है, तो स्टॉक मार्केट से लाभ हो सकता है। स्टॉक मार्केट से लाभ हो सकता है, कहीं आपने कभी इन्वेस्टमेंट किया है उसका पैसा बढ़ सकता है। पर पंचम भाव पर सूर्य की दृष्टि कहीं ना कहीं गर्भवती जो महिलाएं हैं उनको अपना ध्यान रखना चाहिए। इस प्रभाव को और अगर आप कुछ थोड़ा बहुत बढ़ाना चाहते हैं, ज्योतिष की नजर से आप चाहते हैं कि कोई रेमेडी हो, तो बुधवार के दिन गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ, गणेश सहस्त्र नाम का पाठ आप कर सकते हैं। किन्नर जो लोग होते हैं उनकी कोई हेल्प कर सकते हैं। पंछी आदि को दाना पानी आदि रख सकते हैं बुधवार को। और दिन भी रखना चाहिए पर मिनिमम बुधवार को। और सूर्य का तो आप सभी जानते हैं, सूर्य नमस्कार करना, सूर्य को जल देना और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना, सूर्य गायत्री का पाठ भी आप कर सकते हैं। उससे सूर्य आपके पॉजिटिव रहते हैं, अच्छा रिजल्ट देते हैं। आपके तो लग्नेश हैं, राशि के ईश हैं, तो तांबे के लोटे का पानी पीना, खाने में मसूर की दाल हो गया, ड्राई फ्रूट्स हो गए, मूंगफली वगैरह हो गया, जो सूर्य से रिलेटेड चीज़ें हैं उनका इस्तेमाल करना नॉर्मली आपके लिए अच्छा रहता है। 16 तारीख के बाद सूर्य द्वादश भाव में जाएंगे। जब लग्नेश द्वादश भाव में जाए तो कहीं ना कहीं विदेश यात्रा हो सकती है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से लाभ हो सकता है। स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, इस तरह की जो गुप्त विद्याएं हैं उनकी तरफ व्यक्ति का ध्यान जा सकता है। आंखों का ख्याल रखना चाहिए, आंखों का ख्याल रखना चाहिए। और कहीं ना कहीं मातृभूमि से दूरी यहाँ पर जो है सूर्य थोड़ा बहुत करा सकते हैं। माता के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि कि भले ही भाव आपका 12वां हो पर ये राशि कालपुरुष की चौथी है, जहां पर मंगल जो कि नीच के हैं और सूर्य का आना माता से, मातृभूमि से दूरी को दिखा रहा है, या फिर माता की लाइफ में थोड़ा बहुत उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखना है। अगर हम मंगल पर बात करते हैं जो कि आपके भाग्य के स्वामी हैं और साथ ही साथ आपके चतुर्थ के स्वामी हैं, तो एक तो ये दिखा रहा है कि दूर की यात्रा दिखाता है, मातृभूमि से दूर जाने को दिखा रहा है। पर वहाँ यात्रा करते वक्त कोई प्रॉब्लम आ सकती है। हो सकता है यात्रा में कोई डॉक्यूमेंट्स में गलती हो, कुछ ना कुछ ध्यान रखें। अगर देश के अंदर भी यात्रा कर रहे हैं तो चोरी वोरी का चांस रह सकता है। कहीं ना कहीं अचानक से कोई खर्चा आ सकता है। मैरिज लाइफ में खास करके जो लोग अभी सिंगल हैं तो शुरुआत में ही कोई अगर आपकी
आपकी कोई गर्लफ्रेंड बनी है या आपका कोई बॉयफ्रेंड बना है, आपको अच्छा लगता है वो या लगती है, आप चाहते हैं रिश्ता उनके साथ अच्छा रहे, तो थोड़ा संभल के रहें। अभी प्रपोज वगैरह करने के बारे में अभी थोड़ा जल्दी हो सकती है, कम से कम 20 तारीख तक तो रुकें और बहुत ही बुद्धिमानी से काम लें, क्योंकि यहाँ मंगल शुरुआती रिश्ते में थोड़ी खटास ला सकते हैं। जिनकी शादियां हो चुकी हैं उनके लिए भी, अगर आपकी कुंडली में मांगलिक दोष है, मंगल दोष है और सप्तम भाव का स्वामी मतलब शनि की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, तब भी मैरिज लाइफ के लिए समय जो है टफ है, बहुत बढ़िया नहीं है। फिलहाल गोचर में भी, क्योंकि सप्तमेश जो शनि है ना अपने से छठे स्थान में बकरी हो रहे हैं, तो मैरिज वगैरह के लिए, रिश्ते नातों के लिए आप कह सकते हो थोड़ा सा टफ समय है। अब ऐसा नहीं है कि सभी लोगों की लड़ाइयाँ होने लगेंगी या सभी लोग अलग हो जाएंगे, नहीं नहीं नहीं। आपकी जन्म की कुंडली बहुत मैटर करेगी, किस ग्रह की दशा महादशा है। शायद आपकी बुध की दशा महादशा चल रही हो तो आपके लिए तो ये प्रमोशन का टाइम होगा, धन आने का टाइम होगा, आपके लिए तो ये कुछ ना कुछ ऑस्पिशियस होगा आपकी लाइफ में, डिपेंडिंग अपॉन किस ग्रह की दशा महादशा है, जन्म कुंडली में कैसे ग्रह अभी चल रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट आएगा। मंगल की यहाँ से जो चौथी दृष्टि है, मंगल की 3 दृष्टियां होती हैं, चौथी, 7वीं और 8वीं। तो अगर हम चौथी दृष्टि को देखते हैं, 1 2 3 4 तृतीय भाव पर आएगी, 7वीं दृष्टि आपके छठे भाव पर आएगी और 8वीं दृष्टि आपके शादी के भाव पर, मैरिज के भाव पर, व्यापार के भाव पर भी कह सकते हैं, बाजार व्यापार फेम के भाव पर भी आएगी। तो तृतीय भाव पर जो दृष्टि नीच के मंगल की दृष्टि है वो कहीं ना कहीं रिश्तों के लिए बहुत बढ़िया नहीं है। पड़ोसी के साथ, दोस्तों के साथ मेहनत थोड़ा करते रहिएगा, थोड़ा आलस्य को मन कर सकता है, थोड़ा सा ऐसा मन करेगा कि भाई अभी चीज़ों को थोड़ा सा पेंडिंग कर दिया जाए, पर आपको पेंडिंग करना नहीं है, आपको प्लान बनाना है, जो चीज़ चल रही है उसमें सुधार लाना है। ऐसा हो सकता है बहुत सारे एफर्ट के बाद भी चीज़ें उस तरह से ना हो रही हों, तो उसको अवलोकन करने का समय है, देखने का समय है, क्योंकि वही काम कोई दूसरा तो कर रहा है ना सफलता के साथ, मतलब काम में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, या तो अपने आप में कोई प्रॉब्लम है उसको अपग्रेड करना है, या कोई चीज़ और शामिल कर रही है उसके बारे में सोचना है। वैसे भी जब ग्रह वक्री होते हैं तो नई चीज करने की अपेक्षा जो हम कर रहे हैं उसी में सुधार का समय होता है, ऐसा कहा गया है। मंगल की जो छठी दृष्टि है, 7वीं जो दृष्टि है जो कि छठे भाव पर है, मंगल शनि का एक तरह से कह रहे हैं कि आप अपोजिशन जो हो रहा है वो स्वास्थ्य का ध्यान रखने की यहाँ पे ज़रूरत है और लड़ाई झगड़े आदि से बचना है। हालांकि अगर कोई लड़ाई झगड़ा या कंपटीशन है तो आपकी विजय उसमें हो सकती है, पर फिर भी टाइम भी वेस्ट होता है और समय भी वेस्ट होता है, साथ में पैसा भी खर्च होता है। अगर कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती है तो स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। यहाँ पर शनि महाराज अपने आप में छठे भाव में अच्छे होते हैं, पर चूंकि मंगल और शनि आमने सामने आ रहे हैं तो इस वजह से कहीं थोड़ा बहुत बॉस के साथ और अथॉरिटी के साथ थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होने की संभावना बनती है 16 तारीख के बाद, क्योंकि सूर्य अपने आप में अथॉरिटी है, इस वजह से कहीं ना कहीं ये आपको अच्छा है। ऐसा नहीं कि सब कुछ नेगेटिव ही है, ये आपको अपने स्पाउस के साथ कोई दूर यात्रा करने का चांस दे सकता है। हायर एजुकेशन प्राप्त करने के लिए आप कहीं बाहर जा सकते हैं और वो आपके लिए ऑस्पिशियस भी साबित हो, इसकी संभावना है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं है, पर हाँ कुछ ना कुछ विलंब और कुछ ना कुछ प्रॉब्लम के बाद सॉल्यूशन निकलेगा, इस तरह को दिखा रहा है। मंगल 20 तारीख के बाद यहाँ आ जाएंगे लग्न में, और लग्न में मंगल यहाँ पर नीच के नहीं है, अपने फ्रेंड की राशि में है। मंगल भी अग्नि स्वभाव के हैं और जो सिंह राशि है वो भी अग्नि तत्व की है, तो आप काफ़ी ज़्यादा एनर्जी फील करेंगे। आपके अंदर थोड़ा सा जल्दबाजी भी आ सकती है और आप बहुत सारी एनर्जी को थोड़ा कंट्रोल करना आपके लिए डिफ़िकल्ट हो सकता है, तो आप थोड़े गुस्से में आ सकते हैं। आपका जो प्रभाव है ना वो थोड़ा डोमिनेटिंग टाइप का हो सकता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो एनर्जी बहुत रहेगी, किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपके अंदर ऊर्जा काफ़ी रहेगी, बस आपको उसके डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। मैरिज लाइफ के मामले में यहाँ पर मंगल और शुक्र का जो साथ में जो योग है, यहाँ पर भी मंगल शुक्र साथ चल रहे हैं, तो आपस में आकर्षण तो अवश्य रहेगा, स्त्री पुरुष के बीच में आकर्षण रहेगा, पति पत्नी के बीच में आकर्षण रहेगा, पर कुछ कुछ खटपट भी रहेगी, क्योंकि मंगल अग्नि है और शुक्र जल तत्व है, और अग्नि और जल अगर पास में आते हैं, अपोजिट हैं, तो अट्रैक्शन तो होता है, पर जब पास में आते हैं तो रिपल्शन और भाव भी बनती है, तो इस तरह की थोड़ा सिचुएशन रह सकती है। ऐसे में इस अट्रैक्शन को अगर सही है पति पत्नी के पीछे तो बहुत अच्छा है। अगर आपको लगता है कि वो ठीक नहीं है, कई बार ऐसा
अट्रैक्शन किसी ऐसी महिला या पुरुष के प्रति भी हो सकता है जो आपको लगता है नहीं होना चाहिए, तो फिर उसका थोड़ा सावधान रखना है, उसकी थोड़ा सा क्या कह सकते हैं देखभाल रखनी है। रेमेडी क्या कर सकते हैं? हनुमान जी की पूजा, बजरंगबली की पूजा, उनके सुंदरकांड का पाठ, उनको आप सिंदूर आदि भी चढ़ा सकते हैं, मीठे का प्रसाद आप मंगल को बांट सकते हैं। जब हम भक्ति की बात करते हैं, पूजा की बात करते हैं, तो आपका प्रभु के प्रति काफ़ी डिवोशन का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो भक्ति है वो प्रेम की नेक्स्ट स्टेज है। सिर्फ पढ़ लेने से हनुमान चालीसा आपकी उनकी कृपा प्राप्त नहीं होगी, आपका उनके प्रति श्रद्धा, मन में विश्वास, और आप जो रेमेडी कर रहे हैं वो हनुमान जी के लिए करनी चाहिए आपको, ना कि किसी चीज़ को हासिल करने के लिए, क्योंकि भक्त का तो कोई मकसद होता नहीं ना, भक्त तो भक्ति ही करता है। तो वो चीज़ अंदर से आनी चाहिए आपको, जो पूजा करते वक्त आपके अंदर फीलिंग्स होनी चाहिए, डिवोशन होना चाहिए, तभी उसका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। मंगल की यहाँ से दृष्टियाँ चौथे भाव पर आएगी, सप्तम पर आएगी और अष्टम पर आएगी 20 तारीख के बाद। तो यहाँ से 20 तारीख के बाद माता के स्वास्थ्य के लिए थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। वैसे तो पूरे महीने में ही है, थोड़ा सा माता के साथ मातृभूमि से दूरी को दिखा रहा है, और 20 के बाद थोड़ा सा ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ केतु तो पहले से हैं ही, ऊपर से मंगल की भी दृष्टि आ जाएगी। मैरिज लाइफ के लिए पूरे महीने में थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि सप्तम का जो स्वामी है वो अपने से 12वें भाव में, छठे में है, और पूरे ही महीने लगभग सप्तम पर मंगल की दृष्टि पड़ रही है। और 20 तारीख के बाद ड्राइविंग वगैरह करते वक्त, यात्रा करते वक्त ध्यान रखें, क्योंकि मंगल की दृष्टि जब अष्टम पे होती है तो थोड़ा बहुत चोट वोट लगने का थोड़ा सा रहता है। तो जब भी रोड पर हैं या घर से बाहर हैं या ड्राइव कर रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखें अपना, तो बेटर रहेगा आपके लिए। मंगल के बाद शुक्र पे आ जाते हैं। देखिए, शुक्र की अगर हम बात करें तो दशमेश शुक्र आपके लगभग 17 तारीख तक 12th भाव में है। ये कार्य में चेंज को दिखा रहा है, चेंज ऑफ वर्क हो सकता है, प्रमोशन में हो सकता है, आपको किसी काम के लिए थोड़ा बहुत बाहर भेजा जा सकता है, अपने शहर से दूसरे शहर, या फिर कई बार अपने स्टेट से दूसरे स्टेट, इस तरह का भी हो सकता है। काम के चक्कर में आपको थोड़ा बहुत भाग दौड़ करनी पड़े और उस पर थोड़ा बहुत पैसा भी खर्च हो जाए, इसकी भी पॉसिबिलिटी है। शुक्र का 12वें स्थान में व्यक्ति भोगों के ऊपर भी खर्चा करता है, अपनी कुछ सुख भोग के लिए भी व्यक्ति खर्च कर सकता है, इसकी भी संभावना यहाँ पर बनी हुई है। आपका छोटा भाई या पड़ोसी आदि जो हैं उनके ऊपर खर्चा हो सकता है, या फिर वो लोग कहीं यात्रा आदि पे जा सकते हैं, इसका भी योग बना हुआ है। इसके साथ साथ ही 17 तारीख के बाद जब शुक्र आपके लग्न में रहेंगे तो पद प्रतिष्ठा प्रमोशन उपलब्धि का योग है। अब ये बात डिपेंड करेगी आपकी दशा महादशा किसकी है। अगर मंगल की है तो मंगल के ज़्यादा रिजल्ट आएंगे, शुक्र की है तो शुक्र के ज़्यादा आएंगे। यही कारण है एक ही राशि के लोगों का बहुत ज़्यादा अलग अलग रिजल्ट आएगा। एक तो गोचर में सबकी स्थिति अलग है और दशा महादशा अलग है, इसके अलावा सभी की जन्म कुंडलियाँ भी अलग हैं, सभी के ग्रह नक्षत्र भी अलग हैं, सभी ने एक विशेष स्थान पर, विशेष समय पर, विशेष जगह जन्म लिया है। यही वो कारण होता है कि एक ही राशि का एक सा भविष्य होता नहीं है। मंगल के बाद हम शुक्र को देख रहे थे, तो शुक्र के जब तक 16 तारीख का जो प्रभाव है हमने देख लिया, 17 तारीख का, 17 के बाद शुक्र आपके लग्न में आएंगे, मंगल के साथ रहेंगे। तो मंगल के साथ जब तक शुक्र है तो स्त्री पुरुष के बीच आकर्षण और कला के प्रति आकर्षण, आपका म्यूजिक आदि में मन लग सकता है। और कहीं ना कहीं अगर आप आर्ट में हैं, मीडिया में हैं और किसी तरह की डिजाइनिंग का आपका काम है, मैरिज से, होटल से रिलेटेड आपका कोई काम है, चमक धमक से रिलेटेड कोई आपका काम है, आपको चित्रकार आदि हैं, इस तरह का कोई काम है, आपका कपड़ों से रिलेटेड काम है, टूर ट्रैवल से रिलेटेड काम है, तो आपको थोड़ा सा पॉजिटिवनेस जो है आपके काम में आएगी, आपके काम में वृद्धि होगी। शुक्र का लग्न में आना शादी विवाह को भी बनाता है। तो 17 तारीख के बाद शादी विवाह के काफ़ी योग हैं, मतलब मुलाकात के काफ़ी योग हैं। बाकी अगर हम अपने धर्म की बात करें तो इस महीने देवयानी या पद्मा एकादशी है जो कि 20 तारीख की है। तो 20 तारीख के बाद से 4 महीने तक शादी के लिए कोई मुहूर्त नहीं होता, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप किससे मिलेंगे नहीं, मुलाकात नहीं होगी, पर कोई बहुत बड़ा काम हो तो उससे पहले करने की कोशिश लोग करते हैं। उसके बाद कोई बहुत बड़ा काम हो तो उसको चाहते हैं कि पेंडिंग हो जाए, पर कभी कभी करना भी पड़ सकता है, पर इस तरह की प्रथा है। शुक्र के प्रभाव को बढ़ाने के लिए स्त्रियों के प्रति रेस्पेक्ट रखें, सफाई का ध्यान रखें,
पवित्रता का ध्यान रखिए। अब सफाई, आपके शरीर की सफाई और मन की सफाई, मतलब मन में पवित्र विचार होने चाहिए, दूसरों के प्रति अच्छी भावना होनी चाहिए, और साफ सफाई जो होती है घर की, जहाँ आप रहते हैं वहाँ की, शरीर की, वो तो है ही। इसके साथ साथ शुक्रवार को अगर आप दही से स्नान करते हैं वो अच्छा माना गया है, इससे शुक्र की एनर्जी पॉजिटिव होती है। नींबू का प्रयोग भी अच्छा माना गया है। माता लक्ष्मी की पूजा तो अच्छी है। इसके साथ साथ अपनी माता हैं, बहन हैं, छोटी छोटी बच्चियां हैं, और सभी जो स्त्रियां हैं, फीमेल्स हैं, उनके प्रति रेस्पेक्ट, ब्यूटी है, म्यूजिक है, इसके प्रति अच्छी भावना रखने से भी शुक्र अच्छे रहते हैं। शुक्र के बाद हम आ जाते हैं शनि महाराज पर। देखिए, शनि का गोचर जो है छठे में अच्छा माना गया है, शुभ माना गया है, पर बात यह है कि अब शनि और गुरु दोनों ही वक्री हैं, और जब भी ग्रह वक्री होते हैं ये कहते हैं अवलोकन का समय है, आगे बढ़ने का समय ज़्यादा नहीं है, पीछे मुड़ के देखने का समय है, जो चला आ रहा है उसी को ठीक करने का समय है। ऐसे में चीज़ें फिर से होने लगती हैं, कुछ पुरानी चीज़ें वापस आने लगती हैं, पुराने दोस्त, पुराने रिश्ते, पुराने कॉन्ट्रैक्ट, पुराने लोगों से फिर से मुलाकात, कोई काम जो आप पहले कर रहे थे वो फिर से लाइफ में आ जाए, कुछ ऐसा होने लगता है जब शनि वक्री होते हैं, तो इसकी संभावना बनेगी। शनि का छठे भाव में वक्री होना, स्वास्थ्य का ध्यान रखना यहाँ पे जरूरी है। मैरिज लाइफ के हिसाब से आपका कोई, अगर आप सिंगल हैं और आपका कोई पहले कोई प्रेमी था या प्रेमिका थी और आप चाहते हैं कि वो वापस आए, तो देयर इज ए पॉसिबिलिटी, ऐसा हो सकता है कि वो फिर से वापस आए आपके जीवन में, इसका चांसेस यहाँ पे बनता है। शनि यहाँ पर पढ़ाई लिखाई के मामले में मेहनत थोड़ी ज़्यादा कराएंगे। बच्चों का ध्यान रखना है, बच्चों के और आपके बीच में थोड़ा मतभेद हो सकता है। अगर आप खुद स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई लिखाई में काफ़ी जी जान लगाना होगा, तभी रिजल्ट आएंगे। वैसे भी जब जी जान लगाते हैं तभी रिजल्ट आते हैं, और धीरे धीरे करके ही रिजल्ट आते हैं। ग्रह नक्षत्र आपको एकदम से कोई जादू नहीं कर सकते। अगर आपको पहाड़ पे चलना है तो एक एक पैर आगे करते बढ़ते रहना होगा, तभी आप चढ़ सकते हैं, आप कोई जंप नहीं मार सकते। तो अगर आपका एग्ज़ाम है, आपने पूरी साल तैयारी की है, अभी भी करते रहेंगे तो एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स अवश्य आएंगे। अगर आपने अभी तक तैयारी नहीं की है पर अभी भी पूरा ट्राई करेंगे, बहुत हार्ड वर्क करेंगे, तो कुछ हो सकता है। बिना हार्ड वर्क के ग्रह भी आपका कुछ कर नहीं सकते, ग्रह भी आप ही से कराएंगे। अगर अच्छे ग्रह हैं तो आप मेहनत करना शुरू कर देंगे, आपके खुद ही फोकस अच्छा रहेगा। अगर अच्छे ग्रह नहीं है तो आपका फोकस कम होगा, मन कम लगेगा, पर अगर लगा लें तो आप ग्रह को भी मात दे सकते हैं। आप इस तरह से समझिएगा। शनि की दृष्टियों की बात करें तो यात्रा वगैरह करते वक्त थोड़ा सा कष्ट हो सकता है, तो उस समय थोड़ा ध्यान रखें। बाहर की, विदेश की या दूर जाने की यात्रा के यहाँ पर योग हैं। यात्रा में कुछ खर्च आदि और किसी से लड़ाई झगड़े से यहाँ पर बच के रहना है। और छोटे भाई, पड़ोसी, मित्र आदि से थोड़ा बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ पर शनि महाराज करा सकते हैं। शनि के जो गुण हैं उनको थोड़ा बढ़ाने के लिए माता काली और बजरंग बली, हनुमान की अगर आप पूजा करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ वृद्ध पीपुल जो होते हैं, ओल्ड लोग जो होते हैं, उनके प्रति रेस्पेक्ट हो, सम्मान हो आपके मन में, और फिर आप उनकी सेवा करें। इसी तरह से अनाथालय वगैरह, क्योंकि वहाँ पर जो लोग यतीम हैं, जिनका कोई नहीं है, जो बहुत गरीब हैं, जो नीचे तबके के लोग हैं, उनको शनि दिखाते हैं, तो उनकी हेल्प करना, उनके प्रति कंपैशन रहना, ये शनि को शुभ करता है। इसके साथ साथ आलस्य से दूर रहना, नशे से दूर रहना, तामसिक भोजन से दूर रहना, और इसकी जगह मेहनत, अनुशासन, दूरदृष्टि, इन सब से काम लेना, उससे शनि शुभ होते हैं। या कह सकते हैं जिसका शनि शुभ हो बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं, दूसरों के प्रति रेस्पेक्ट रखने वाले भी होते हैं। तो उन गुणों को अगर आप खुद कॉपी करेंगे या उन गुणों को आप धीरे धीरे अपने आप अंदर लाएंगे तो शनि आपके अच्छे होने लगेंगे। शनि के बाद अगर हम बात करते हैं गुरु की, वक्री शनि के ऊपर एक अलग से वीडियो है, वो भी आप देख सकते हैं। गुरु की बात करें तो गुरु भी वक्री हो रहे हैं। अब गुरु आपकी कुंडली में पंचम के मालिक हैं, इसके साथ साथ वो आपके अष्टम के मालिक हैं। अष्टम के मालिक का सप्तम में आना मैरिज लाइफ के लिए अच्छा नहीं है, तो मैरिज की लाइफ में यहाँ पर थोड़ा उतार चढ़ाव आ सकता है। पंचम के मालिक का सप्तम में आना मैरिज लाइफ के लिए तो कह नहीं सकते, उतना ज़्यादा रोल नहीं करता, पर हाँ प्रेम जीवन के लिए अच्छा है। तो जो लोग सिंगल हैं उनको तो थोड़ा सा चांस है कि लोग मिलेंगे, पर जो लोग पहले से रिश्तों में हैं वहाँ थोड़ा यहाँ पर खटास दिखती है। अब चूंकि ये गुरु कर रहे हैं और गुरु वक्री हैं, तो चीज़ें
जो पहली बार भी मिल रहे हैं तो थोड़ा एकदम से कुछ ऐसा नहीं होगा, कुछ ऐसा होगा कि जैसे कि चीज़ एकदम से नहीं बनेगी, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा, थोड़ा प्रयास के बाद होगा। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि जिस व्यक्ति से आप मिल रहे हैं उसको आप पहले से जानते हो, कहीं ना कहीं से कोई आपकी पहचान निकल आए, या किसी पहचान वाले व्यक्ति के जरिए आप किसी से मिलें और वो उससे आपकी दोस्ती बन जाए, वो आपका फ्रेंड या गर्लफ्रेंड बन जाए, प्रेमी प्रेमिका आप बाद में बन जाए। इस तरह की यहाँ पर पॉसिबिलिटी बनती है। आपकी मुलाकात आपके होने वाले पति पत्नी या प्रेमी प्रेमिका से किसी गैदरिंग की जगह पर हो सकती है, किसी ऐसी जगह पर जहाँ बहुत सारे लोग हों, इस तरह की पॉसिबिलिटी बनती है। या फिर कोई ऐसा संस्थान हो जहाँ पर लोगों के लिए कुछ किया जाता है, तो वहाँ आपकी किसी से मुलाकात हो सकती है। हालांकि इसका जो निर्णय होगा ज़्यादा वास्तव में आपकी जन्मपत्री से ही होगा, बस इसमें से संभावना बन रही है जिसको हम बता रहे हैं। गुरु की दृष्टियाँ यहाँ से अगर हम देखते हैं तो एकादश भाव पर पड़ेगी, लग्न पर पड़ेगी और तृतीय भाव पर पड़ेगी। एकादश भाव पर जो गुरु की दृष्टि है वो आपके किसी सपने को सच कर सकती है। आप कुछ जो चाह रहे थे बहुत समय से, आपकी कोई इच्छा वो पूरी हो सकती है। वो इच्छा आपके पुत्र प्राप्ति या पुत्री प्राप्ति की भी हो सकती है, वो इच्छा आपके शादी विवाह की हो सकती है, फिर आपके प्रमोशन की हो सकती है, उसका चांसेस है। पर अब चूंकि गुरु वक्री हैं तो इतनी आसानी से नहीं होगा, थोड़ा भाग दौड़ के साथ होगा। हर चीज़ में थोड़ा सा अवेयर तो यहाँ पे रहना पड़ेगा। गुरु की लग्न पर भी दृष्टि है और लग्न में आपके शुक्र मंगल हैं, तो शादी विवाह में आकर्षण काफ़ी रहेगा। शादी विवाह के बहुत सारे योग भी हैं, पर इन सब के बावजूद थोड़ी खटपट, थोड़ा सा डिसबैलेंस भी रहेगा, क्योंकि वक्री का मतलब टेढ़ा मेढ़ा जो पीछे देख रहा हो। तो बहुत ही आप कह सकते हैं कि पेशेंस के साथ, बुद्धिमानी के साथ आपको रिश्तों में अपना कह सकते हैं कि बैलेंस बना के रखना होगा, तभी चीज़ें ठीक रहेंगी। और गुरु की तृतीय भाव पर जो दृष्टि है वो आपके पड़ोसियों से, भाई बहन से, आसपास वालों से रिश्तों में सुधार लाने की कोशिश जरूर करेंगे ऐसे गुरु। अब डिपेंडिंग अपॉन गुरु की दशा महादशा है या नहीं, रिजल्ट वेरी करेगा। गुरु स्ट्रांग कितने हैं इससे भी वेरी करेगा। आपकी जन्म कुंडली में गुरु के ऊपर किन ग्रहों की दृष्टि है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। पर हाँ, इस तरह की संभावनाएं जरूर हैं। गुरु को शुभ बनाने के लिए क्या करें? गुरुओं की रेस्पेक्ट करें, गुरुओं का आदर करें। ज्ञान के प्रति, नॉलेज के प्रति आपके अंदर डेडिकेशन होना चाहिए। आप नॉलेज के प्रति आपके अंदर रेस्पेक्ट होनी चाहिए, क्योंकि नॉलेज अपने आप में अच्छी बुरी नहीं होती है। जहर बनाने का भी जो नॉलेज है ना, उसको यूज किया जा सकता है समाज की अच्छाई के लिए। आप यूज कैसे करते हैं वो बात अलग है, पर अपने आप में गुरु का मतलब नॉलेज, और नॉलेज अपने आप में बहुत ही रेस्पेक्टफुल चीज़ होती है। इसीलिए हमारे धर्म में गुरुओं को इतना रेस्पेक्ट दिया गया है, इतना सम्मान दिया गया है, क्योंकि गुरु रास्ता दिखाता है। गुरु का मतलब यही है कि जो व्यक्ति उस जगह से पहले जा चुका है, उस चीज़ को पहले कर चुका है, तो उसके पास एक एक्सपीरियंस है। आप पहली बार जाएंगे तो आपसे गलती होनी ही है, बहुत ज़्यादा चांस है। पर अगर आपके पास कुछ टिप्स एंड ट्रिक होंगी तो आप उस चीज़ से अच्छे से निकल सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं। हालांकि चलना आप ही को पड़ेगा, कोई भी गुरु आपके लिए चल नहीं सकता, हाँ रास्ता दिखा सकता है, और वो बहुत बड़ी बात है। तो गुरु की शुभ करने के लिए आप थोड़ा बहुत हल्दी का यूज करते हैं, नहाने के पानी में केसर का प्रयोग कर सकते हैं। केसर का तिलक माथे पर या जीवा पर और नाभि में भी लगा सकते हैं। नाभि जो केंद्र होता है उस पर आप ध्यान करते हैं, उससे भी गुरु की स्थिति अच्छी होती है। या फिर आज्ञा चक्र पर आप ध्यान करने से भी गुरु शुभ होते हैं। संभावी महामुद्रा जो होती है उसका प्रयोग करने से भी गुरु अच्छे होते हैं, क्योंकि वो ज्ञान को खोलती है, ज्ञान चक्षु को खोलती है, आपकी याद करने की और आपकी निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाती है। अगर आप उसका लंबा अभ्यास करते हैं तो उससे भी गुरु अच्छे रहते हैं। गुरु के और शनि के बाद हम राहु केतु के बारे में बात कर लेते हैं। दसम भाव के राहु हैं, बहुत अच्छे हैं। जिसके राहु 10 में, दुनिया उसके बस में, ऐसा बोलते हैं। मतलब आपको सक्सेस दिलाते हैं, आपको फर्श से अर्श पे बिठा सकते हैं, अचानक से कुछ बहुत बढ़िया कर सकते हैं। पर ये कब होगा किसी को नहीं पता। हाँ, एक चांसेस जरूर है कि जब आपके जन्म कुंडली का राहु भी 10 में हो, या फिर आपका राहु फिलहाल में आपकी जन्म कुंडली में कन्या और मकर में हो, और वो आपकी जो राहु है उसकी डिग्री के आसपास से जाए या लग्नेश की डिग्री के आसपास से जाए, तब ऐसा चमत्कार हो सकता है। कब होगा? जब आपकी कुंडली में राहु शुभ हो, उस पर शुभ ग्रहों की दृष्टियां हो। राहु केतु के जो डिस्पोजिटर हैं वो एक दूसरे से 5, 9, 6, 4, 3, 11 ऐसे करके बैठे हों तो फिर उसका चांस ज़्यादा है। या फिर एक साथ हो तो राजयोगा बन जाता है। तो वो आपको ध्यान रखना होगा। एक
कुछ वीडियो हैं मेरे ही चैनल पर हैं, उस पर आप देख सकते हैं अगर आपको इंटरेस्ट है तो, राहु और केतु के बारे में कि उनको हम कैसे देखते हैं, तो आप खुद भी देख पाएंगे। राहु की दसम भाव में स्थिति आपकी पद प्रतिष्ठा प्रमोशन को अचानक से बढ़ा सकती है, विदेश यात्रा आपकी करा सकती है, पर पिता से थोड़ा मतभेद भी करा सकती है। पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना होता है, पिता के स्वास्थ्य में थोड़ी टेंशन करा सकती है। यहाँ से जो राहु है पैसा आएगा भी पर खर्च भी होगा, और आपके सीनियर्स, चूंकि आपका प्रमोशन होगा राहु की वजह से, तो आपके कुछ सीनियर्स जो हैं वो आपसे थोड़ा जलन महसूस कर सकते हैं। इस तरह की संभावना यहाँ पर बिल्कुल बनती है। और आपके जो छोटे भाई हैं या आपके जो साथ में पड़ोसी हैं उनसे भी कुछ दिक्कत जो है राहु यहाँ से करा सकते हैं, अगर किसी की राहु की दशा महादशा है तो। पर ओवरऑल देखा जाए तो एक अच्छा राहु है। इसको और अच्छा करने के लिए आप माता दुर्गा की पूजा कर सकते हैं बुधवार की शाम को, अच्छा प्रयोग है। माता दुर्गा जो हैं वो राहु की एक तरह से अधिष्ठाती देवी हैं, तो माता दुर्गा या चंडिका जो माता हैं उनकी जो पूजा कर सकते हैं वो भी बहुत अच्छा है। अगर केतु की दशा महादशा है तो आपका ध्यान अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, मृत्यु, आयु, रहस्य, इन सब चीज़ों की तरफ हो सकती है। ये सब चीज़ों की डॉक्यूमेंट्री, इनके बारे में पढ़ना आपको इंटरेस्टिंग लग सकता है। अगर आप इन चीज़ों से बिल्कुल दूर हैं तो किसी चीज़ की रिसर्च में, किसी चीज़ की गहराई में घुसना, ये सब आपको पसंद आ सकता है। पर अगर केतु पर नेगेटिव ग्रहों की दृष्टि है तो फिर ये आपको नशे में, एडिक्शन में, या आप कह सकते हैं सेक्स की लत में, कुछ ऐसी चीज़ें जो हम अनलॉफुल मानते हैं, जिनको छुप के करते हैं, वो भी गहरी चीज़ हैं, सीक्रेट्स हैं पर डर्टी सीक्रेट्स हैं, उनके बारे में भी ले जा सकता है अगर केतु पर अच्छे ग्रहों की दृष्टि नहीं है तो। अगर गुरु की दृष्टि है तो फिर वो आपको समाधि, मेडिटेशन, योगा, पतंजलि योगा सूत्र, इस तरह की चीज़ों के प्रति इंटरेस्ट बढ़ाएगा आपका। तो कैसी जन्म कुंडली है वो डिसाइड करेगा, पर ये पॉसिबिलिटी है। अगर आपकी केतु की दशा महादशा चल रही है और रिजल्ट आपको लगता है कि उतने अच्छे नहीं आ रहे हैं, तो सबसे पहले तो थोड़ा योगा, मेडिटेशन को अपनी लाइफ में जगह दें। इसके साथ साथ भगवान श्री गणेश की पूजा को बिल्कुल नियमित रूप से करें, तो आप पाएंगे कि धीरे धीरे भगवत गीता को सुने और अष्टावक्र गीता को सुने, उसको समझने की कोशिश करें, योगा प्राणायाम करें, तो आप पाएंगे कि धीरे धीरे आपकी आध्यात्मिक उन्नति तो हो ही रही है, आपकी भौतिक उन्नति भी शुरू हो जाएगी। आप करके देखिएगा, रिजल्ट जो है आएगा। तो हमने केतु के, राहु के सभी ग्रहों की बात कर ली। अब इसके बाद हम इस महीने के त्योहारों की बात करेंगे कि इस महीने कौन कौन से त्योहार हैं। तो सबसे पहले तो आपका गुरु पूर्णिमा है। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देव महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। जितना सम्मान हमारे धर्म में ना गुरुओं को दिया वो कहीं नहीं दिया गया, और इसी का कारण है कि जो फिलॉसफी भारत ने दी है ना, जो दर्शन भारत ने दिया वो कहीं नहीं मिला। और दुर्भाग्य है कि उसको कहीं पढ़ाया नहीं जाता, ना हमारी यूनिवर्सिटी में, ना हमारे स्कूल में। और तो और हमें खुद को भी वेद, पुराण, उपनिषद का नाम तो पता रहता है, उससे ज़्यादा उसके बारे में पता नहीं होता है, पता नहीं क्यों। और वेस्टर्न जो फिलोसोफर हुए उनके बारे में हम अरस्तु को जानेंगे, इधर उधर के जानेंगे, उनकी बातें भी सुनेंगे, उनके कोट भी सुनेंगे। उपनिषदों में इतना ज्ञान भरा पड़ा है पर कोई कहता नहीं, सुनता नहीं, ना ही उसके बारे में बताया जाता है। पर अगर आप चाहें अपने भारत के गौरवशाली इतिहास को जानना, ज्ञान को जानना, तो आप खुद उपनिषद आदि पढ़ सकते हैं। ये जो दिन है वो गुरुओं के लिए है, तो अपने गुरुओं के लिए कुछ गिफ्ट आदि कर सकते हैं। गुरु वेद व्यास जी हैं, उनकी पूजा करते हैं कुछ लोग। सिखों के जैसे 10 गुरु हैं, वहाँ पर गुरु पूजा का बहुत महत्व है, तो उनके लिए भी बहुत अच्छा है। कुछ लोग मेडिटेशन के लिए भी ये समय बहुत अच्छा रहता है। इस दिन जो ब्रह्मांड की एनर्जी है कुछ इस तरह से होती है कि आप जल्दी से थोड़ा सा अपने आप को उस गहन प्रकाश के करीब ला सकते हैं जो संसार को चला रहा है। देखिए, हमारे शरीर में 5 तरह के कोष होते हैं। अन्नमय कोष, मनोमय कोष, प्राणमय कोष, विज्ञानमय कोष, आनंदमय कोष। तो जहाँ तक अन्नमय और मनोमय कोष की बात है, मतलब कि आपकी बॉडी और मन के जो विचार है वहाँ तक आप थोड़े से अलग अलग हैं। पर जब प्राण मतलब ऊर्जा पे बात आती है, विज्ञान पे और आनंद पे आता है, तो सब एक है। इसी को बोलते हैं अद्वैत। इसको समझना इतना असंभव भी नहीं है, जिसके अंदर पहले से थोड़ा सा इसके प्रति इंक्लिनेशन है। अगर नहीं है तो वो असंभव सा दिखता है, असंभव सा दिखता है, जहाँ तक कि व्यक्ति उस चीज़ को खुद ना महसूस करे। ये कुछ ऐसी बातें हैं जो सिर्फ जिसको पता है उसको पता है, जो फिर उसको चाहता है उसी को पता है। आप उसको किसी को सिखा नहीं सकते। इस रास्ते पे सभी को खुद ही चलना होता है, और उसी के लिए गुरु की आवश्यकता होती है। चलने के लिए नहीं, सिर्फ दिखाने के लिए। चलना आप ही को होगा। 5 तारीख की योगिनी एकादशी है, 20 तारीख की आषाढ़ा
आषाढ़ी एकादशी, इसको हम देवयानी या फिर पद्मा एकादशी भी कहते हैं। इसके बाद इस एकादशी के 4 महीने तक हम शादी विवाह या कोई बहुत महत्वपूर्ण कार्य नहीं करते हैं। 7 और 21 तारीख का प्रदोष व्रत है और 8 तारीख की आपकी शिवरात्रि है। जो भगवान भोलेनाथ के भक्त हैं, जो प्रभु सदाशिव शिव शंकर भोलेनाथ के भक्त हैं, उनके लिए जो डेट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। भगवान शिव, भगवान विष्णु, श्री गणेश, माता वास्तव में एक ही ईश्वर है और उसकी डिफरेंट फॉर्मों की हमने व्याख्या की गई है। जैसे कि एक हथेली होती है और उसकी 5 उंगलियां होती हैं। वास्तव में उंगलियां हथेली का ही प्रोलंगेशन है, पर इसका भी एक उद्देश्य होता है, ये बिना उद्देश्य नहीं होता है। इससे बहुत सारी चीज़ों में आपको कह सकते हैं कि अगर कोई चीज़ अनडिस्क्राइबेबल है, उसको विवरण नहीं किया जा सकता, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप विवरण करें ही ना, जितना हो सकता है उतना तो करें। उसी तरह से प्रभु के बहुत सारे रूप हैं, उसको समझने के लिए जितनी हम करीब जा सकते हैं उतनी कोशिश की गई है। और नई नई जो डाइटीज़ हैं वो एक तरह की डायमेंशन है जो आपके कहीं ना कहीं आपके अनुसार भी होती हैं कि किसको कौन सा प्रभु की जो रूप है वो ज़्यादा पसंद आए आपके अनुसार। तो उसके लिए डिफरेंट टाइप की जो डाइटीज़ बनाई गई हैं उसका प्रयोग होता है। तो उसमें से एक जो है भगवान शिव हैं, कुछ भगवान श्री विष्णु के भक्त हैं, कुछ माता काली के भक्त हैं। उसके बाद भी सभी जानते हैं कि ईश्वर एक है। और 27 तारीख की आपकी संकष्टी है भगवान श्री गणेश के लिए। 9 तारीख की अमावस्या है। अमावस्या का जो व्रत होता है वो नॉर्मली पितरों के लिए होता है, हमारे जो पूर्वज हैं उनके लिए रहता है। इसके साथ साथ अगर आपके कुंडली में श्रापित योग है, पितृदोष है, प्रेत श्राप आदि का कुछ इस तरह का है, तब भी अमावस्या का व्रत, उस दिन के जाप, दान पुण्य ये सब होते हैं, वो आप खुद ही कर सकते हैं। बेस्ट रेमेडी आप खुद करते हैं। और बाकी जो है आप जो देखते हैं कि भाई पूजा, यंत्र तंत्र, पैसे से जो आप लोग कराते हैं उसका आप करा सकते हैं, पर जो बेस्ट रेमेडी है वो आप खुद ही कर सकते हैं। उसके लिए आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। संक्रांति जो है वो आपकी 16 तारीख की है। 16 तारीख की संक्रांति है। संक्रांति का सीधा संबंध आध्यात्मिकता से है, क्योंकि सूर्य से जुड़ी हुई है संक्रांति। सूर्य आत्मा है, आत्मा सो परमात्मा। परमात्मा तक का जो रास्ता है आपकी आत्मा से होकर ही जाता है, आपके मन से शुरू होता है। वही मन जो आपको भटकाता है, वही मन आपको आत्मा की तरफ ले जा सकता है, जैसा कि योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं। इसके साथ साथ 12 जुलाई को जो है जगन्नाथ यात्रा की डेट है। शुक्ला द्वितीया उस दिन तिथि होती है और इस दिन हम भगवान श्री जगन्नाथ जो पूरे संसार के स्वामी हैं उनके साथ साथ सुभद्रा, माता सुभद्रा और जो बलदेव जी हैं, बलराम जी हैं, उनकी पूजा भी करते हैं। तो ये था मेरी तरफ से सिंह राशि के लिए जुलाई का राशिफल। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, घंटी वाला बटन दबाना मत भूलिएगा। आपका जो सहयोग है वो बहुत महत्वपूर्ण है। अपने सहयोग को इसी तरह से बना के रखिएगा। अगले वीडियो तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें। नमस्कार।